नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी एक विशेष श्रृंखला म्यूचुअल फंड्स टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजीज माना टिप्स में प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग और ओशन फिनवेस्ट की ओर से समीर वोरा और हमारे साथ हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट श्री मुकेश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते समीर भाई। सर, जैसे आप जानते हो कि हमने हमारे पहले जो 3 एपिसोड थे उसमें बहुत विस्तृत हमने चर्चा की म्यूचुअल फंड्स क्यों सही है, SWP के अनोखे जादू एंड SIP में इतनी दिलचस्पी क्यों है। और तीन हमारे एपिसोड्स समीर भाई दर्शकों को बहुत ही पसंद आए। इतने सारे रिस्पॉन्स हमारे पॉडकास्ट को यूट्यूब और सोशल मीडिया पे मिले, हमें इससे बहुत ही एनकरेजमेंट और एंथुसियाज्म मिला है कि हम और भी नए नए कार्यक्रम लाते रहें। तो आज हम किस पर जा रहे हैं? मुकेश भाई, जैसे हमारा स्लोगन है म्यूचुअल फंड सही है निवेश के नज़रिए से और टैक्स प्लानिंग के नज़रिए से भी, तो हमने टैक्स की बचत बिल्कुल। तो हमने हमारे पहले 3 एपिसोड्स में हमने बहुत विस्तृत बात की इन्वेस्टमेंट्स को लेके। आज हम लोग बात करेंगे टैक्सेशंस को लेके, टैक्स प्लानिंग को लेके। तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के निवेश की बात करते हैं तो उसमें जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमको यूनिट्स मिलते हैं, और जब ये यूनिट्स हम जब रिडीम करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटीज़ किस तरह से बनती है। तो आज आप उसके ऊपर हम लोगों को बहुत विस्तृत से समझाइएगा सर। बिल्कुल समीर भाई, जैसे आपने कहा कि कोई भी म्यूचुअल फंड का यूनिट उसको हम रिडीम या ट्रांसफ़र करते हैं तो जो इनकम आपकी टैक्सेबल होती है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण शब्द है। एक है कैपिटल एसेट, ये जो यूनिट है उसको कैपिटल एसेट माना जाता है, और जो ट्रांसफ़र होता है उस पर आपको जो गेन होता है तो वो गेन आपका कैपिटल गेन के तहत टैक्सेबल होता है। माना आपका एक रिडेम्पशन का प्राइस होता है और एक आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। तो दोनों में जो भी डिफरेंस होता है, आपको जो भी कुछ विशेष फ़ायदा या लाभ मिलता है उसको कैपिटल गेन के तहत टैक्स किया जाता है। मुकेश भाई, जैसे हम लोग सुनते हैं कैपिटल गेन, तो जहाँ तक मुझे याद है वहाँ पे मुझे 2 शब्द सुनाई देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस संदर्भ में हमको समझना है कि म्यूचुअल फंड्स में जब भी हम लोग कोई भी यूनिट रिडीम करते हैं तो कब उसको शॉर्ट टर्म काउंट किया जाता है, कब उसको लॉन्ग टर्म काउंट किया जाता है। बिल्कुल, पर समीर भाई ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स की बात करें ना, तो हमारे म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि डेट फंड के होते हैं, इक्विटी फंड के होते हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का विशेष मायना है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं उसके लिए ये हैं। तो मुकेश भाई, जैसे आपने बात किया इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो इनकम टैक्स एक्ट में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशंस क्या है और उसको किस तरह से तय किया बिल्कुल जाता है, क्योंकि आप अपने तरीके से जब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में ये ज़रूरी नहीं है कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वो केवल इक्विटी में ही निवेश करे। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 112A जो है उसमें EOMF माना इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के बारे में उसकी डेफिनेशन दी गई है, और उसमें ये कहा गया है कि जो म्यूचुअल फंड अपने पास जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होते हैं AUM, उसको 65% या ज़्यादा मात्रा में अगर वो लिस्टेड इक्विटीज़ में उसका निवेश करते हैं तो उसको EOMF माना इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड गिना जाता है। और ये 65% की मात्रा के लिए भी उसकी फॉर्मूला है कि पूरे साल के उसके एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका सवाल आया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म,
तो इक्विटी फंड के यूनिट्स के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपने कितने समय के लिए उसको होल्ड किया है, उसके आधार से आपने यूनिट्स एक्वायर किए और एक्वायर करने के बाद आपने कितने समय तक उसको होल्ड किए। अगर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका 12 मंथ्स से कम है, माना 1 साल से कम है, तो उसमें आपको जो भी गेन होता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म गेन कहते हैं। तो ये 12 मंथ्स या 1 ईयर का टेस्ट आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, पर ये हुआ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए। हम डेट फंड के टैक्सेशन के लिए एक अलग एपिसोड करने वाले, उसमें उससे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारा फोकस है इक्विटी पर। तो सर, जैसे आपने समझाया कि जो यूनिट्स आप 12 मंथ से ज़्यादा आप होल्ड करते हो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, वो लॉन्ग टर्म में गिना जाता है। बिल्कुल। तो मेरा आपके नेक्स्ट सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स किस तरह से काउंट होता है, उसमें कितना टैक्स लगता है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अब इनकम टैक्स एक्ट में 2 अलग अलग सेक्शंस हैं, जहां आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके लिए एक सेक्शन 111A का प्रावधान है, और ये दोनों सेक्शंस में इफेक्टिवली ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, माना म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो या इक्विटी के शेयर्स हो, दोनों के लिए एक समान प्रोविज़न है। क्योंकि उसमें जो एक और टेस्ट है कि इक्विटी के जो भी ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं, उसमें भी एक तो लिस्टेड होने चाहिए, शेयर्स भी लिस्टेड होने चाहिए, और म्यूचुअल फंड्स में तो आप जैसे जानते हैं कि आप NAVs उसकी जो होती है उसके आधार से, NAV के आधार से आपके रिडेम्पशंस होते हैं। तो इस केस में सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको हम STT कहते हैं, वो STT भी वसूल किया जाता है। तो 111A में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हमारे दर्शकों को हम समझाएं कि जैसे हम जानते हैं, एक 23 जुलाई 2024 जो लास्ट ईयर का बजट पेश हुआ, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट कट ऑफ डेट, क्योंकि उसमें क्या था कि 23 जुलाई के पहले के जो यूनिट्स थे उसके केस में जो शॉर्ट टर्म का जो 111A का टैक्स था, वो 111A का टैक्स वाज एट द रेट ऑफ 15%, उसको बढ़ा के 20% किया गया है। तो 23 जुलाई, माना अभी का जो आपका रेट है 23 जुलाई 2024 के बाद में, वो आपका टैक्स का रेट है 20% फॉर शॉर्ट टर्म। और अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म भी उसी डेट से जो पहले 10% था उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है। सो अभी हमको इफेक्टिव टैक्स 12.5% का याद रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए 20 और इसमें 12.5। ये जो मैंने रेट्स बताए वो नीट एंड क्लीन रेट्स हैं, बेसिक। इस पर डिपेंडिंग ऑन हर एक केस में एजुकेशन सेस तो लगता ही है 4% का, और डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इनकम, 50 लाख से आपकी ज़्यादा होती है तो 10% का सरचार्ज, और फिर उसके बाद 15% का। तो ये सरचार्ज के रेट्स है, बट दिस इज़ द ब्रॉड एंड इफेक्टिव प्रोविजन एज फार एज टैक्स इज कंसर्न्ड। सो मुकेश भाई, जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म टैक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई टैक्स का एग्जम्पशन हम लोगों को मिल सकता है क्या? बिल्कुल, फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक एग्जम्पशन जो 112A में जिसका एक विशेष प्रावधान किया गया है, उसको समझ के समीर भाई उसका पूरा फ़ायदा भी इन्वेस्टर को उठाना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखें कि क्या है उसका फ़ायदा। तो ये केवल लॉन्ग टर्म गेन के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर आपका 112A में जो टैक्सेबल है ऐसा एक लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन होता है, तो उसमें पहले 1 लाख का था, अब ये 23 जुलाई 2024 से उसको बढ़ा के 1,25,000 किया गया है। एक वित्तीय साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कुल मिला के एक या ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स या इवन इक्विटी शेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उस सब के मिला के
मैक्सिमम 1,25,000 की सीमा तक आपको ये एग्जम्पशन का फ़ायदा मिलता है, ये आपको ख्याल में रखना है। मान लीजिए आपने 2025-26 का वित्तीय वर्ष है, उसमें 31 मार्च 2026 का आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, तब तक आपने इक्विटी का 1 रुपया भी गेन नहीं किया है, तो ये 1,25,000 का जो एग्जम्पशन का फ़ायदा है ना, वो एक्सपायर हो जाएगा। यू कैनॉट कैरी इट फॉरवर्ड। वो जैसे सैलरीड एम्प्लॉय को अपने लीव ट्रैवल कंसेशन में तो कैरी फॉरवर्ड का भी फ़ायदा मिलता है, यहाँ कोई नहीं है। तो हम हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हर साल इतना तो ज़रूर करिए कि 1,25,000 रुपया जो आपका LTCG का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन लेने का आप चूके नहीं, क्योंकि उतना फ़ायदा लेके आपको, मान लीजिए कि यूनिट को आप रिडीम करा के कैपिटल गेन का फ़ायदा लेके उसी यूनिट को दोबारा एक्वायर कर सकते हैं और आपकी जो कॉस्ट है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये 1,25,000 का एग्जम्पशन है, उसका ये प्लानिंग कई लोग समझते नहीं है, इसलिए वो चूक जाते हैं, तो वो चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मुकेश भाई, हमारे बहुत सारे जो निवेशक हैं उनसे सवाल आते रहते हैं कि जैसे हम कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरह से गिना जाता है। हमने अलग अलग समय पे अलग अलग निवेश किया हुआ है, तो उसकी टैक्स जब हम लोग काउंट करते हैं उसकी गिनती किस तरह से की जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरह से गिना जाता है। जी समीर भाई, ऐसा है कि कैपिटल गेन जो है उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि आपका जो रिडेम्पशन का वैल्यू, या तो शेयर्स में सेल प्राइस होती है, यहाँ आपकी रिडेम्पशन की प्राइस होती है। रिडेम्पशन की जो प्राइस आपको मिलती है, माना कंसिडरेशन मिलता है, उसमें से आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, माना आपने वो यूनिट्स खरीद किए, उसकी जो कीमत आपने उस समय पे अदा की थी, वो कीमत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपके रिडेम्पशन वैल्यू में से कम करके जो डिफरेंस होता है वो आपका नेट टैक्सेबल कैपिटल गेन, और डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के तौर से टैक्स होता है। सो मुकेश भाई, हम लोग जानते हैं जैसे कि लास्ट एक NDA गवर्नमेंट 1, NDA गवर्नमेंट 2, उसमें टैक्स को लेके बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं। तो स्पेसिफिकली जब हम लोग कैपिटल गेन की बात करते हैं तो हम एक वर्ड सुनते हैं ग्रैंडफादरिंग। तो एक ग्रैंडफादरिंग है क्या, और उसको किस तरह से जब हम लोग इक्विटी निवेश की बात करते हैं तो उसमें किस तरह से उसके अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल समीर भाई, हमारे दर्शकों को ऐसे तो अब इतने साल तक, क्योंकि 2018 में ये टर्म आया, मान लीजिए 7 साल हो गए, पर अगर किसी को इसकी क्लैरिटी नहीं है, हम समझाएं। अभी आपको ध्यान है कि 2004 से लेके जब हमारे वित्त मंत्री थे चिदम्बरम जी, उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी पर पूरा एग्जम्पशन उन्होंने अनाउंस किया था। तब से लेके 14 साल तक, समझिए जैसे रामायण में कहते हैं ना कि 14 साल राम वनवास में गए, अब यहाँ 14 साल सबको एग्जम्पशन मिला, और फिर उसके बाद ये टैक्स जो है जिसको शायद वन में भेज दिया था वो वापस आ गया और ये जो टैक्स वापस आया, तो नेचुरली अब जिन्होंने समझिए कि एग्जम्पशन उसका कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेच के फ़ायदा ले लिया, उसको तो मिल गया। अब जिसने पकड़ के रखा तो यू शुड नॉट बी अनफेयर टू देम। इसलिए ये ग्रैंडफादरिंग का प्रोविज़न इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया कि मान लीजिए आपने 2018 के पहले जो भी आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होल्ड किए हैं, शेयर्स, यूनिट्स वगैरह, तो 18 के बाद 31 जनवरी 2018, वो बजट 1 फरवरी को आया, उसके आगे की डेट को कट ऑफ डेट लिया गया। उसके पहले आपने जो होल्ड किए थे, तो 31 जनवरी 2018 की जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द यूनिट, उसको पकड़ के उसको आप अपना बेस एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना सकते। अच्छा, मान लीजिए आपने कुछ साल पहले, 18 के कुछ साल पहले X प्राइस से लिया था,
और आपका 2018 के 31 जनवरी को x प्लस वाई है। तो आप इंस्टेड ऑफ x प्लस वाई लेके जो आपका रिडेम्पशन है उसमें से आप ये रिड्यूस कर सकते हैं। सो वॉट एवर इज बेनिफिशियल टू यू एंड विच एवर इज द हायर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो आप ले सकते हैं। इसको ग्रैंडफादरिंग हम कहते हैं। तो अगर आपने उसके बाद कुछ एक्वायर किया है तो ग्रैंडफादरिंग का सवाल नहीं है, वो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आता है। मुकेश भाई, जैसे आपके बहुत सारे एपिसोड टैक्स को लेके लोग देखते हैं, उसमें से गिफ्टिंग इन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो जब म्यूचुअल फंड्स में हम लोग बात करें तो अब लोग वहाँ पे भी गिफ्टिंग इन सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे वो समझना है कि उसमें जब गिफ्टिंग कोई करता है तो उसमें क्या टैक्स एप्लीकेशंस होता है, उसका कॉस्ट एक्विजिशन किस तरह से काउंट किया जाता है? अब सबसे पहले तो मुझे आपको पूछने दीजिए, क्योंकि मुझे ये क्लैरिफाई कराना है। मेरा भी काफ़ी अरसे तक ये इम्प्रेशन था और बहुत सारे दर्शकों का अभी भी ये इम्प्रेशन है कि म्यूचुअल फंड्स है ना, वो आप ट्रांसफ़र किसी को अंदरूनी नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई वांट टू रिडीम और ट्रांसफ़र आई हैव टू गो ओनली टू द म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले तो ये पूछना है कि आपने ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल तो पूछा, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस में मेरे पास अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है तो वो मैं क्या किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ? सर, कर सकते हैं आप। क्या उसके नियम क्या है? सर, जैसे हम लोग पहले बात करें तो पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में यूनिट होते थे तो आप डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट्स में आप ट्रांसफ़र कर लेते थे। वो तो आसान था। वो आसान था। व्हाट अबाउट फिजिकल? तो फिजिकल के लिए जस्ट रिसेंटली ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से RTA NA+ MF सेंट्रल, जो एक म्यूचुअल फंड्स की ऑनलाइन RTA क्या मतलब? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। ओके। तो आपके जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट है वहाँ पे आप जाके उनका एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। वो ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिलअप करते हो तो जिसके भी नाम से आपको यूनिट ट्रांसफ़र करना है तो उनके कुछ KYC डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर उसके KYC डॉक्यूमेंट प्रॉपर है एंड वो वेरीफाइड है तो विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ वो आपके यूनिट आपके अकाउंट से जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। माना डीमैट में नहीं है तो भी, डीमैट में है तो आप जैसे डीमैट की स्लिप से ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डीमैट टू डीमैट। बट डीमैट नहीं है, फिजिकल है, तो भी आपके हिसाब से अब करंट फिनेंस बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताई, क्योंकि बहुत सारे केस में, जैसे हम एक बार बात करेंगे हमारे वन ऑफ द एपिसोड्स में, कि ये गिफ्ट के माध्यम से टैक्स प्लानिंग का कितना बढ़िया आप फ़ायदा ले सकते हैं। बट आपके कहने के हिसाब से यू कैन एक्चुअली ट्रांसफ़र वेदर थ्रू डीमैट और फिजिकल बाय वे ऑफ गिफ्ट। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी के अकाउंट्स में भी, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपका 10 दिन का वहाँ पे लॉक इन रहेगा। तो 10 दिन तक डीमैट में भी और फिजिकल में भी? फिजिकल में भी। अच्छा, डीमैट में नहीं, डीमैट में आप कर सकते हो, केवल फिजिकल, ओनली फिजिकल मोड में। अगर आपने कोई भी यूनिट ट्रांसफ़र किया हुआ है तो जिस पर्टिकुलर नाम पे आपके अकाउंट यूनिट ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ पे आपका 10 दिन का लॉक इन रहेगा। क्या उसका पर्पस क्या है? बिकॉज ऑफ RTA के वेरिफिकेशंस के लिए कि भाई कोई इसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया। बट ये आपके लिए एक ऑप्शन खुला है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका सवाल लेते हैं। आपका सवाल ये है कि मान लीजिए किसी को गिफ्ट में दिए गए यूनिट्स और जिसको गिफ्ट में मिले, अब वो जब ये यूनिट्स का रिडेम्पशन करता है उसके माइंड में तो दुविधा ये होगी कि मैंने तो इसके लिए कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चुका ही नहीं है, तो क्या मेरे को रिडेम्पशन की पूरी वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन का? फॉर्च्यूनेटली द आंसर इज़ नो, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हमारे 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 49 और एक सेक्शन 55। वो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे दर्शकों को हम समझाएं कि जब भी दोस्तों आपको मिलता है कोई यूनिट गिफ्ट के तौर से, तो 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, माना जिसने आपको गिफ्ट किया है उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। दैट्स 1। सेकेंडली,
उसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। पर टू गिव अ सिंपल एग्जांपल, मैं अपने बेटे को कोई यूनिट्स गिफ्ट करता हूँ जो मैंने समझिए 4-5 साल से होल्ड किए थे एट ए पर्टिकुलर एक्स प्राइस। अब मैंने उसको गिफ्ट किया, उसने उसको मिलने के बाद समझिए 15 दिन में ही उसको बेच दिया या माना रिडीम कर दिया। तो उस केस में दो चीज़ें, एक तो मेरी जो एक्स प्राइस है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिनी जाएगी और उसको वाई मिलता है तो वाई माइनस एक्स विल बी हिज कैपिटल गेन। आपको होगा 15 दिन में बेचा इसलिए शॉर्ट टर्म है, नहीं, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग भी मैंने 4 या 5 साल के लिए होल्ड किया था तो वो भी उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग में ऐड होगा, तो उसके लिए भी ये लॉन्ग टर्म गेन रहेगा। तो ये गिफ्टेड यूनिट्स के कॉन्टेक्स्ट में टैक्स प्लानिंग के लिए हमें ये चीज़ खास ख्याल में रखनी है। जैसे मुकेश भाई आपने समझाया कि गिफ्ट के केस में किस तरह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस काउंट किया जाता है, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि इन केस ऑफ डेथ जो लीगल हायर होते हैं उनको ये जो यूनिट मिलते हैं आफ्टर द ट्रांसमिशंस, तो उसमें भी सेम रूल्स एप्लीकेबल होता है? सेम क्वेश्चन फर्स्ट टू यू कि ये ट्रांसमिशन के लिए हम और एसेट्स में तो जानते हैं कि भाई हम किसको भी मान लीजिए वसीयत में देते हैं, विल में लिखते हैं कि ये शेयर जो है या जो भी है उनको हम देते हैं प्रॉपर्टी, तो वो सीधी चली जाती है। अब यूनिट्स में ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जिसको देता हूँ तो सबसे पहले उसको बेच के उसकी कीमत देनी पड़ेगी, या एक्चुअल यूनिट्स एज इट इज़ जिसको मैं बेनिफिशियरी को मेरे वसीयत में या उसमें देता हूँ उसको मिल सकता है सर। तो जो अगर आप म्यूचुअल फंड्स का देखिए सर, तो उसमें अगर आपने जॉइंट होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है तो जॉइंट होल्डिंग के केस में आफ्टर डेथ ऑफ द फर्स्ट होल्डर जो सेकंड होल्डर है उसके नाम पे ट्रांसमिशन आइदर और सर्वाइवर। अगर आपका जॉइंट होल्डर नहीं है तो अभी तो म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनेशंस रखना कंपलसरी हो गया है, तो एज़ पर द जो नॉमिनी है उसके नाम पे पूरा ट्रांसमिशंस हो जाता है और वहाँ पे कोई भी उसको सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी टैक्स का एंगल या फिर कोई भी रिडिम्शंस वाला एंगल नहीं आता है। मुझे याद है क्योंकि एक समय होता था कि जब और एसेट्स तो आइदर अंडर अ विल या तो इवन इंटेस्टेड सक्सेशन, वसीयत नहीं है तो उसके जो लीगल एयर्स हैं वो अपने सक्सेशन सर्टिफिकेट या उसके आधार से वो क्लेम कर सकते थे। पर होता था क्या कि म्यूचुअल फंड कहेंगे भाई हम तो आपको उसकी रिडेम्पशन वैल्यू देंगे, तो एक बार आपको यूनिट्स रखने हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता था। तो आपके हिसाब से अब जब ट्रांसमिशन होता है तो एज इट इज़ वही यूनिट उसी फॉर्म में वो जो टेस्टेटर माना जिसका अवसान होता है और जिसके वसीयत से जिसको मिलता है वो उसी फॉर्म में उसके नॉमिनी या बेनिफिशियरी को मिल सकता है। और आपने जो कहा वो बहुत अहम बात है कि हर एक इन्वेस्टर को नॉमिनेशन ज़रूर से करा लेना चाहिए और आम तौर से ये मोस्ट एडविजेबल रहेगा कि आप वसीयत में जिसको एक्चुअली देना चाहते हैं उसी के नाम का अगर नॉमिनेशन रखें तो इट विल बी इवन अ स्मूदर ट्रांसमिशन, क्योंकि अदरवाइज इफ देयर इज़ अ मिसमैच, किसी का नॉमिनेशन है और विल में किसी का नाम लिखा है तो उसको आपको यू विल हैव टू एक्सप्लेन एंड मे बी यू मे बी आस्क फॉर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बताई। मेरा जो अगला सवाल है वो स्पेसिफिकली टैक्स पार्ट को लेके है। जब हम लोग गिफ्ट में यूनिट मिलते हैं या फिर जैसे सक्सेशन में उसको यूनिट मिल रहा है तो उसमें टैक्स की लायबिलिटी किस तरह से होती है, जो रिलेटिव है उसके लिए भी, और समटाइम कभी किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि जो नॉन रिलेटिव है फिर भी वहाँ पे भी आप गिफ्ट देते हैं, तो वो केसेस में किस तरह से आप उसको काउंट करते हो? पर उस पर जाए उसके पहले समीर भाई आपको मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि जो नियम हमने देखा ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का गिफ्ट के केस में कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, तो आपको ये अगर माइंड में प्रश्न खड़ा होता है कि व्हाट अबाउट डेथ, तो उसमें भी वही रूल लागू पड़ता है। माना कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर जो है और पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर, उसके आधार से ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म
और उसके टैक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के आधार से गिनती होनी चाहिए, वो वेदर इट इज़ गिफ्ट और विल, सेक्शन 49, 55 बोथ अप्लाई इन द सेम वे। इवन HUF के पार्टीशन में भी यही रूल लगता है। पर आपने जो अभी सवाल, दूसरा सवाल खड़ा किया, वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग कई बार ये भूल चूक कर लेते हैं, समझते नहीं हैं कि गिफ्ट जब आप देते हैं तो आपने जिसको गिफ्ट दी, समीर भाई, अगर वो गिफ्ट लेने वाला आपका रिलेटिव है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी हम आगे जो बात कर रहे हैं वो तो उसको मिलने के बाद जब वो बेचता है उसके टैक्स की बात थी, पर अब जब उसको गिफ्ट मिलती है तो रिलेटिव है, और रिलेटिव हम जैसे जानते हैं कि सेक्शन 56(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें रिलेटिव के व्याप में कौन आता है, लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट, भाई बहन, ये वो सब एक पूरे लिस्ट है, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपको किसी से यूनिट्स गिफ्ट में मिलते हैं तो देख लीजिए आप क्वालिफाई होते हैं या नहीं रिलेटिव के डेफिनेशन। अगर नहीं होते हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर टैक्स, क्योंकि अ गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज from one or more persons for one or more assets during the financial year, वो आपके इंडिविजुअल या HUF के केस में it is treated as income from other sources, taxable। तो मान लीजिए आपने किसी से 5 लाख रुपए के यूनिट्स आपको गिफ्ट में मिले, तो वो 5 लाख अगर आप रिलेटिव नहीं है तो ये टैक्स के दायरे में आ जाएगा। फॉर्चुनेटली जो डेथ है, माना कि विल के तहत आपको मिलता है या विल नहीं है तो आपको इनहेरिटेंस में मिलता है, बिकॉज देयर आर टू वर्ड्स। विल में जो मिलता है वो सक्सेशन के आधार से है, और विल ही नहीं है तो इनहेरिटेंस, कानून के आधार से, जो इनहेरिटेंस का कानून है उसके आधार से आपको मिल सकता है। तो इन दीज केसेस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी टैक्स, क्योंकि एक्सेप्शन ये है जो उसमें एज फार एज गिफ्ट इज कंसर्न ओनली फॉर रिलेटिव, एज फार एज सक्सेशन और इनहेरिटेंस इज कंसर्न, दोस्तों उसमें ये रिलेटिव का कोई बाध नहीं है। इसलिए हम कहते हैं, और ये खास ख्याल में रखिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है आपके परिवार में जिसने आपके लिए बहुत सालों तक काम किया, ऐसा कोई ट्रस्टेड आपका सर्वेंट या एसोसिएट या एग्जीक्यूटिव है, उसको अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो गिव इट अंडर द विल, तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज जिसको देते हैं ना उसको दुविधा होगी, और दुविधा तो ऐसी होगी समीर भाई, कई बार हमारे पास केस आते हैं, लोग कहते हैं कि यार मुझे तो, मैं नॉन रिलेटिव था, मुझे ये गिफ्ट मिली तो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा के इस पर टैक्स भर दिया। अब जब मैं इसको बेचता हूं तो जो जिस दिन पर मुझे मिला उसकी वैल्यू को मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकता हूं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि आप दाल चावल को मिक्स करके यहाँ खिचड़ी नहीं पका सकते। द रीजन इज दिस, जो आपको टैक्स भरने की जिम्मेवारी थी वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 56(2) इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि आप रिलेटिव नहीं थे इसलिए आपको ये 50,000 से ज़्यादा था, इट वॉज ट्रीटेड एज योर इनकम, यू हैड टू पे टैक्स ऑन दैट, दैट इज़ नॉट योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए तो जहाँ आपको गिफ्ट मिलती है, वेदर रिलेटिव और नॉन रिलेटिव, वही रूल है कि सेक्शन 49 रेड विथ सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। तो मान लीजिए आपने जिस दिन आपको मिला उसकी वैल्यू पे टैक्स भरा है, तो भी आपको जब आप बेचेंगे तो आपको कॉस्ट क्या मिलेगी? प्रीवियस ओनर वाली कॉस्ट। इसलिए आपको ये गिफ्ट लेना ऐसे केस में घाटे का मामला हो सकता है, क्योंकि यू विल हैव टू एंड अप इन डबल टैक्सेशन। तो आज काफ़ी समय भी हो गया। समीर भाई, इक्विटी
ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी एक एपिसोड शायद हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और उसमें हम बातें करेंगे दोस्तों जिसके बारे में आगे हमने काफ़ी रेफरेंस भी किया आपके इन्वेस्टमेंट पार्लेंस में, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। फिर कई बार आपको हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल गेन ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो ये SIP, STP और यूनिट के रिडेम्पशन के समय पर अगर लॉस होता है तो इस सब की ट्रीटमेंट कैसे होगी, इसकी बात हम करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। जैसे हम हमारे जितने भी एपिसोड होते हैं, एपिसोड के अंत में हम गुरु मंत्र की बात करते हैं, तो आज के एपिसोड के लिए आपके गुरु मंत्र क्या हैं? 2 गुरु मंत्र। सबसे पहले तो आपका वित्तीय वर्ष में 1,25,000 का एग्जम्पशन जो सेक्शन 112A के दायरे में आपको उपलब्ध है, उसको एक्सपायर मत होने दीजिएगा। प्लीज़ इंश्योर कि और कोई व्यवहार नहीं है तो भी 1,25,000 का गेन बुक करके दोबारा आप यूनिट्स में पुनः निवेश कर लें। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब आप यूनिट्स के, सबसे पहले तो ये ख्याल में रखिए कि यूनिट्स के गिफ्ट आप कर सकते हैं। वो तो आपका, मेरा गुरु मंत्र से ज़्यादा आपका गुरु मंत्र है कि ये सबसे लेटेस्ट प्रोविज़न है कि वेदर इन डीमैट और नॉन डीमैट आप गिफ्ट कर सकते हैं। पर आप गिफ्ट करते हैं तो उसमें आपको तो इतनी चिंता का सवाल नहीं है, पर जो गिफ्ट में लेता है उसको क्या ख्याल में रखना है कि अगर वो रिलेटिव के दायरे में नहीं है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। और इसी के साथ ये गुरु मंत्र में जिसको कनेक्टेड हम कहेंगे पॉइंट, वो ये है कि अगर किसी को देना ही है और जिसको दे रहे हैं उसको टैक्स नहीं लगे उस तरीके से देना है तो गिफ्ट में मत दीजिए, गिव इट अंडर योर विल, क्योंकि उसको सक्सेशन में मिलेगा तो कितनी भी उसकी वैल्यू होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे आपने शुरू में कहा ना कि म्यूचुअल फंड्स केवल निवेश के लिए ही नहीं पर टैक्स की बचत के लिए भी विशेष मायना रखते हैं, इसलिए क्या कहते हैं हम, म्यूचुअल फंड सही है।